जी भाई, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम वहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट टाइम एंड हुई थी। और आपको याद होगा मैंने आपको 25, 26, 27 के करीब न्यूमेरिकल्स करवाए थे। किसके? इक्विलिब्रियम के। और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यानी इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे इतने व्हाट्सएप किए, इतने न्यूमेरिकल मुझे बच्चों ने कर करके दिखाए कि मैं सारे बच्चों के विचारों के देख भी नहीं सका। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वेरी गुड, मजीद कोशिश कीजिएगा। बच्चों, आज हम नई बात से अपने टॉपिक का आगाज करेंगे। ठीक है? और जो नई बात मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों, जो नई बात मैं स्टार्ट करूंगा वो हमारा उस टॉपिक के बाद वाला न्यूमेरिकल है। और टॉपिक का नाम ये। आज मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मेरी बात सुनिए गौर से। बच्चों, आप एक बात बताइए। मैंने एक लाइन लिखी है आपके सामने। कंसीडर a reversible reaction in which the reactant and product are gases। क्या मतलब? ऐसा रिएक्शन कंसीडर किया जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी, और दोनों गैसेस हैं। ठीक है? और दो प्रोडक्ट हैं, सी और डी, दोनों गैसेस। मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें बच्चों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है? अच्छा, इसको कहते हैं गैसियस रिएक्शन। बच्चों, अगर ये गैसियस रिएक्शन है, बहुत गौर से सुनना, रिएक्शन देख लिया आपने। अगर ये गैसियस रिएक्शन है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम तो इसमें कभी ना कभी एस्टैब्लिश होगा। जाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इक्विलिब्रियम ही एस्टैब्लिश ना हो। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन में गैसियस रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, हम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं गैसियस इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज गैसियस इक्विलिब्रियम, तो आप कहेंगे इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट। यानी जिसमें रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में हो और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में हो। बच्चों, ऐसे रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसको कहते हैं गैसियस इक्विलिब्रियम। यहां तक तो बात ओके। ठीक है, अगला जुमला सुने गौर से। बच्चों, इन केस ऑफ गैसियस इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ गैसियस इक्विलिब्रियम, आ पार्शियल प्रेशर, बहुत गौर से सुनना है। इन केस ऑफ गैसियस इक्विलिब्रियम, a partial pressure is used instead of molar concentration
टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी। और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। किसकी? सबकी, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर गैसियस इक्विलिब्रियम हो तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बजाय क्या करते हैं? पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? क्यों का जवाब सुने। बिकॉज एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। यानी पार्शियल प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैं आपको ये बात चैप्टर 2 में समझा चुका हूं कि जो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, हम अगर चाहें तो उन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर याद कीजिए बेटा, ग्रेहम्स लॉ की KMT डिस्कस कर रहे थे। ग्रेहम्स लॉ की KMT डिस्कस कर रहे थे तो इक्वेशन आ गई थी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन अंडर रूट M1। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो V1 और V2 है ये वेलोसिटी है। V1 गैस 1 की वेलोसिटी, V2 गैस 2 की वेलोसिटी। और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ। तो हमने क्या किया था बच्चों? V1 की जगह लिख दिया था R1 और V2 की जगह R2। सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमने यही काम आगे किया था बच्चों, मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या किया था? M2 की जगह D2 और M1 की जगह D1। तो इक्वेशन क्या मिल गई थी? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन अंडर रूट D1। तो पता ये चला कि जो काम अब हम करने जा रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं एक मर्तबा। जो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, हम उन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों किसी भी गैस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ गैस की बात हो रही है, लिक्विड या सॉलिड मत घुसा दीजिएगा इसमें। किसी भी गैस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्टिव मास क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर के साथ। तो हम क्या करते हैं बेटा? मोलर कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे जो बात कही है एक मर्तबा रिपीट करें। इन केस ऑफ गैसियस इक्विलिब्रियम a partial pressure is used
instead of molar concentration, okay, because at a given temperature partial pressure of a gas is directly proportional to its molar concentration. पार्शियल प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात का बच्चों और एक बात और सुन लें, जब हम ऐसा करते हैं मतलब कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर पुटअप करते हैं, तो पता है क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, याद है बच्चों, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट Kc इज एक्सप्रेस्ड एज Kp। जब हम मोलर कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर रखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज Kp इंस्टेड ऑफ Kc। Kc की जगह फिर हम Kp लिखते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब गैसियस इक्विलिब्रियम हो तब। सही है। और बच्चों मेरी तमाम बातों का गलत मतलब मत समझना। मैं जानता हूं कि अगर मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी तो आप गलत ही समझ रहे होंगे। क्या मतलब, मैं समझाता हूं। मेरी तमाम बातों का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर गैसियस इक्विलिब्रियम हो तो मोलर कंसंट्रेशन इस्तेमाल नहीं करते, पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। नो, मेरी बात का मतलब ये नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मोलर कंसंट्रेशन तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन तो इस्तेमाल करते ही हैं। ओके, अगर हम चाहें तो पार्शियल प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kc, और अगर पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kp। मतलब कहने का यह है कि हम एक ही रिएक्शन का Kc भी मालूम कर सकते हैं और उसी रिएक्शन का Kp भी मालूम कर सकते हैं। एक ही रिएक्शन का Kc और Kp दोनों मालूम कर सकते हैं। अब आप मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़कर बताएंगे ताकि मैं आपसे अपनी अगली बात करूं। हाँ बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि इन केस ऑफ gaseous equilibrium in which the reactant and product are in gaseous state, right, the partial pressure are used instead of their concentration because at a given temperature partial pressure of a gas is directly proportional to its concentration। ठीक है। और बच्चों, in this case equilibrium constant is expressed as Kp instead of Kc। So according to law of mass action, अब आप मुझे बताइए आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करके। पता है बेटा, Kp बच्चों, Kp इज इक्वल टू
ये देखिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है। और बच्चों इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, ठीक है। और मेरा बेटा अपॉन जी, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और बच्चों इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। ये बन गई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हाँ बेटा, इसको देखकर कुछ ना कुछ बोलने को दिल तो आपका जरूर चाह रहा होगा। क्या बोलने को दिल चाह रहा है बच्चों? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाए हैं मैंने, आप जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल है किसका, कंसंट्रेशन का। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। कितना अजीब लग रहा है, मोलर कंसंट्रेशन का ब्रैकेट बनाया और अंदर लिख दिया पार्शियल प्रेशर, तो अजीब लग रहा है। ये गलती है, यहां पर ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, फिर बच्चों कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यहां भूले से भी नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो अगर गैसियस इक्विलिब्रियम हो और आप केपी निकालना चाहें तो क्या करेंगे बेटा, इस तरह से इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर आपसे वही जुमला बोलूंगा कि एक ही रिएक्शन का केसी और उसी रिएक्शन का केपी दोनों मालूम कर सकते हैं। यानी एक ही रिएक्शन का केसी और उसी का केपी अगर मालूम करेंगे, ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में बात आती है, आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या दोनों वैल्यूज सेम होंगी? जब हम एक ही रिएक्शन का केसी और उसी का केपी मालूम करेंगे तो क्या दोनों वैल्यूज सेम होंगी? हाँ बेटा, सेम हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc, और ऐसा भी हो सकता है कि Kp ग्रेटर देन Kc, ऐसा भी हो सकता है। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि Kp लेस देन Kc। इसका मतलब ये हुआ कि Kc और Kp में 3 रिलेशन होते हैं। Kc और Kp में 3 रिलेशन होते हैं, जिसे हम कहते हैं, अच्छा ये तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों Pa, Pb, Pc एंड Pd क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, B, C एंड D। हाँ, तो बात क्या हो रही थी, रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, यानी Kc और Kp में रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। देयर आर 3 रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। Kc और Kp में 3 रिलेशनशिप होते हैं। नंबर 1, पहला Kp इज इक्वल टू Kc, यानी किसी भी रिएक्शन का Kc निकालें, Kp निकालें, दोनों बराबर निकलेंगे।
जानना चाहते हैं कि ऐसा कब होगा और कहाँ होगा। बताऊं? वेयर देयर इज नो चेंज, where there is no change in volume of reactant and product. ठीक है? When reaction occur with no change in volume of reactant and product. ठीक है जी बेटा, पढ़ के सुनाइए। ऐसा कब होगा? Where there is no change in volume, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, तब ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए बेटा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल H2 गैस है, I2 गैस है, और दोनों का रिएक्शन हुआ तो 2HI। अब आप मुझे बताइए रिएक्टेंट के मोल कितने हैं बच्चों? 1 और +1 2, और इधर भी 2, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल बराबर हैं। बस गैसियस इक्विलिब्रियम हो और दोनों तरफ मोल बराबर हो। मोल बराबर का मतलब वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन इस्तेमाल करके केसी कैलकुलेट करो या पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करके केपी कैलकुलेट करो, दोनों बराबर आएंगे। सही है। और बच्चों दूसरा केस ये, केपी ग्रेटर देन केसी। ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब होगा? मुनासिब बात है, बताऊं? व्हेन रिएक्शन अकर, व्हेन रिएक्शंस अकर विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम में इजाफा हो रहा हो, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम हो और प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो, व्हेन रिएक्शन अकर विद इंक्रीज इन वॉल्यूम और मोल ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बच्चों, अमोनिया डिकम्पोज हुआ तो बना N2 और H2। अब अमोनिया के मोल देखें कितने हैं? 2। ओके, और प्रोडक्ट के मोल देखें, नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3, तो 1 + 3 कितने हो गए? 4। तो बच्चों रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 2। प्रोडक्ट के मोल कितने? 4। तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। मोल ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा ना। मोल ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा ना बेटा। ठीक है, सही। ऐसा जब भी होगा केपी ग्रेटर देन केसी होगा, यानी जब भी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, यानी प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो, तो केपी बच्चों ग्रेटर होगा और केसी लेसर होगा। और अगर इन तमाम बातों को उल्टा कर दें तो फिर ऐसा होगा, यानी व्हेन रिएक्शन अकर विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, when reaction occur with decrease in number of mole, reaction in which volume of product are less than volume of reactant, then Kp less than Kc, or when there is decrease in volume on product side। ठीक है, प्रोडक्ट साइड वॉल्यूम कम हो और रिएक्टेंट साइड वॉल्यूम ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आप खुद ही देख लें, रिएक्टेंट के मोल कितने? 2 + 1 3, और प्रोडक्ट के कितने? 2। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। ऐसा जब भी होगा केपी हमेशा लेस देन केसी होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मेरी एक और बात सुने और
मान लीजिएगा बात को, जब आप ये टॉपिक याद करने बैठे, ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा है, दूं बच्चों, ये पूरा मटेरियल सिर्फ बच्चों रीड करने की हद तक रखना। इसको सिर्फ रीड करना है, इसके अंदर टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, रीड कर लिया कीजिएगा जब दिल चाहे। लेकिन जो चीज आपने एग्जाम के लिए करनी है वो बेटा यहां से शुरू हो रही है, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, पहला रिलेशन, और ये दूसरा रिलेशन, और ये तीसरा रिलेशन। ये काम आपने एग्जाम के लिए रटना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये पेपर आपने देख लिया, 2001 के पेपर का न्यूमेरिकल है, 2001। और आप अगर गौर करें तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन ये है, ठीक है, सही। अब आपसे बोल क्या रहे हैं, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब क्वेश्चन शुरू इक्विलिब्रियम से हो रहा है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट a definite temperature has partial pressure of gases, मतलब इक्विलिब्रियम पर तीनों के पार्शियल प्रेशर दिए हुए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का देख रहे हो, PCl5 कितना 0.3 ATM, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का 0.82, क्लोरीन का 0.82, ATM, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का पार्शियल प्रेशर गिवन है। और कह क्या रहे हैं, कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का Kp मालूम करें, ठीक है बच्चों। Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। Kp is equal to partial pressure of PCl3 into partial pressure of chlorine upon partial pressure of PCl5, ओके। इन सब के पार्शियल प्रेशर मौजूद हैं, इनकी जगह रख दें, मगर ये गलती मत करना कि वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, नहीं बेटा, वॉल्यूम से तो मोल को डिवाइड करते हैं, पार्शियल प्रेशर को नहीं। पूरी मोलर कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इन तीनों की जगह पार्शियल प्रेशर रख दिया, ओके। सॉल्व कर ली, जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू 1.867 ATM। ATM क्यों, क्योंकि ऊपर 2 मरतबा ATM है और नीचे 1 दफा ATM है, तो एक ATM से कट गया और एक ATM आंसर आ गया, ठीक है बेटा। कोई इश्यू तो नहीं और मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल क्या कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाले दोनों क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि इसमें करने का कुछ है नहीं, तो ये काम मैं आपके हैंड ओवर कर रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं, ये काम आप करोगे, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में 91 से पहले ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आया और 91 के बाद भी नहीं आया, सॉरी गलत बोल गया, 2001 से पहले ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, और 2001 को भी 19 साल हो गए,
19 साल से ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ। तो बस एक क्वेश्चन ये वाला 2001 का और 2 ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कर लोगे? ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चंस को करके मुझे एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? आगे बढ़ूं? मैं आपको रिप्लाई दूं या ना दूं? बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं सैकड़ों बच्चों का जवाब नहीं दे सकता, तो मैं देख लेता हूं, आपका काम देख लेता हूं, बाद बच्चों को रिप्लाई कर भी देता हूं। तो आप मुझे छोड़ें कि मैं अपना काम कर रहा हूं नहीं कर रहा, आप अपना काम करें बस। ठीक है? आगे बढ़ें बच्चों। अब हम एक अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और बच्चों वो टॉपिक ये है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है? मुझे जवाब दीजिएगा एक मामूली सी बात का। आपने देखा हमने इक्विलिब्रियम के 25, 26, 27 न्यूमेरिकल किए। अच्छा, हर क्वेश्चन में आपने देखा था केसी की वैल्यू या तो गिवन थी या हमने फाइंड करी थी। केसी की वैल्यू बच्चों या तो गिवन थी या हमने फाइंड करी थी। केसी के बगैर एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। हर रिवर्सिबल रिएक्शन का हम केसी जरूर मालूम करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये हर रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी क्यों मालूम करते हैं? ये केसी से होता क्या है बताऊं? सुनो बच्चों, केसी के जरिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। नंबर 1, केसी की वैल्यू के जरिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एक्सटेंट प्रिडिक्ट करते हैं। जभी तो कहते हैं कि देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन के 2 एप्लीकेशन हैं। नंबर 1 देखा, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? सही? अच्छा, ये 2 एप्लीकेशन है। मैं जानता हूं आपकी समझ में इसका मतलब नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा मैं किस लिए हूं। ठीक है? आइए बात का आगाज करते हैं, गौर से सुनना बच्चों। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। ठीक है? प्रिडिक्ट का मतलब पहले से पहले किसी बात को बता देना। रिएक्शन से पहले ही हम अगर उसकी डायरेक्शन बता दें कि वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो रिएक्शन शुरू होने से पहले ऐसा बता देना टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है? अच्छा, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। आप इतने सारे बच्चों में से जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मुझे याद पड़ता है ये बात मुझसे एक बच्चे ने व्हाट्सएप करके पूछी है। मुझे बहुत खुशी हुई उस बच्चे की बात सुनकर। ठीक है? मैं उस बच्चे की शक्ल देखना चाहता हूं, तो उसको चाहिए कि डीपी पर अपनी शक्ल लगाएं और मुझे दिखाएं। मैं मिलना चाहता हूं उस बच्चे से। सवाल सुने, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मैं उससे मिलना चाहता हूं। ठीक है? पहले आप मेरा क्वेश्चन सुनिए।
बच्चों आपको ये बात पता होगी, अभी पिछली क्लास में हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, याद है? और ये इसकी इक्वेशन थी और आपने देखा था इनिशियल कंसंट्रेशन एसिडिक एसिड की कितनी थी? 3.6 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 9.2 ग्राम, इथाइल एसीटेट 1.1 ग्राम, वाटर कितना? 9 ग्राम। सही है। वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेंड इक्विलिब्रियम, इन चारों को मिक्स कर दिया और इक्विलिब्रियम अटेंड करने का इंतजार किया, ऐसा ही था। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने इन चारों के मासेस को मोल में कन्वर्ट कर दिया था, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एसिडिक एसिड 3.6 ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.06 मोल। 9.2 ग्राम अल्कोहल को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, आंसर आया 0.2 मोल। एस्टर को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, आंसर ये आया और आंसर ये मोल है। ठीक है। अच्छा, अब असली बात सुने। एक बच्चे ने, पता नहीं वो लड़की ना हो कहीं, ऐसी बातें में से लड़कों के दिमाग में आती हैं, मुझे बताइएगा कौन है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने तो कहा था कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 0 होती है। सही बात है, इतनी बार बोला है मैंने, 20-25 मर्तबा ये बात बोली है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वही होती है जो गिवन हो, है ना? मगर प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 0 होती है। और सिर्फ बोला नहीं था, इतने सारे जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कंसंट्रेशन थी भी 0। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये मसला, मैंने तो कहा था कि प्रोडक्ट की 0 होती है, यहां तो 0 नहीं है। ठीक है, अब इसका जवाब सुने। जवाब थोड़ा मुश्किल सा है, कोई बात नहीं, सुने तो, ट्राई तो करें। सुनो बच्चों, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन वाकई 0 होती है अगर गिवन ना हो तो। प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होती है अगर गिवन ना हो तो, और अगर गिवन हो तो जो गिवन होती है वही होती है। अगर गिवन ना हो तो 0, और अगर गिवन है तो जो गिवन होगी कंसंट्रेशन वही होगी। और बच्चों इस वाले क्वेश्चन में भी अगर खाली रिएक्टेंट मिला के छोड़ देते, यानी 3.6 ग्राम एसिडिक एसिड, 9.2 ग्राम इथाइल अल्कोहल, अगर इन दोनों को मिला के छोड़ देते तो प्रोडक्ट बनता, रिएक्शन रिवर्स भी होता, इक्विलिब्रियम भी आता, सभी कुछ होता ना। लेकिन यहां रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी मिला दिया, रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी मिला दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर गिवन ना हो तो 0, और अगर गिवन हो तो जो गिवन होगी वही होगी। फिर वही दोबारा कि गिवन की जरूरत क्या है ना? जवाब सुने, तामुल से सुनिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बच्चों ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ था ना,
एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, और प्रोडक्ट क्या था? एस्टर एंड वाटर। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। ये रिएक्शन एक मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन को स्टार्ट करें तो इक्विलिब्रियम आने में 7-8 घंटे लगते हैं। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है ये। 3 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। फास्ट तो बहुत ही फास्ट होते हैं, स्लो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, मॉडरेट यही 5, 6, 7, 8 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। सही सुनो बच्चों, सपोज करो मैं एमफिल कर रहा हूं और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, और वो प्रोजेक्ट ये है कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kc, to determine the value of Kc of esterification reaction from 25 degree centigrade to 100 degree centigrade। 25 से लेकर 100 तक 76 टेम्परेचर हो गए। मुझे 76 मर्तबा Kc की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि Kc टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा, Kc चेंज होगा। अब आप सोचो कि अगर मैं एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को मिला के छोड़ दूं तो 8 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आएगा, तो Kc भी 8 घंटे बाद निकालूंगा ना। चलो 8 घंटे में 1 Kc निकल गया। और बेटा एक नॉर्मल शख्स 24 घंटे में 8 ही घंटे काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक वैल्यू निकली, अगले दिन 26 पे निकालेंगे, फिर अगले दिन 27 पे निकालेंगे, तो क्या होगा? 76 डेज लगेंगे। अब कुछ दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चालाक लोग पता है क्या करते हैं? पता है बेटा क्या करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिला देते हैं। रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट भी डाल दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है। फौरन 5-10 मिनट गुजरेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो 5-10 मिनट तो सही है, एक वैल्यू आ गई। अब टेम्परेचर चेंज करो, फिर यही काम करो, तो दिन भर में 20-25 वैल्यू तो निकल जाएंगी आराम से। तो प्रोडक्ट कभी कभी हम अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। सही है? अच्छा, अब एक बात और जो आप में से किसी ने भी नहीं पूछी, ठीक है? तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर गिवन हो तो जो गिवन होगी वही होगी। अब एक मसला और है, और वो ये है कि कभी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है सबकी, ये बच्चों सबकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, सही है? ठीक है, लेकिन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आएगा, कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आना है ना। अब आप मुझे बताओ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो एसिटिक एसिड 0.06 मोल ही रहेगा? नहीं, बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ता तो नहीं है। ये इतना ही रहेगा या ये भी बढ़ जाएगा? नो। क्या होगा? कुछ मोल इसमें से कम हो जाएंगे और कुछ मोल इसमें से कम हो जाएंगे। ये नहीं पता कि कितने मोल कम होंगे, है ना? मगर ये पता है कि जितने मोल इधर से कम होंगे उतने ही मोल इधर से भी कम होंगे। तो सपोज कर लेते हैं ना कि x मोल यहां से कम हुए, है ना बेटा, और x मोल यहां से कम हुए,
ठीक है। अब जब यहां से x मोल कम हुए तो डेफिनेटली इधर x मोल ऐड हो जाएंगे, इधर भी x मोल ऐड हो जाएंगे। ऐसे किया था ना हमने। आपको यहां पर एक सवाल पूछना था। मैं जानता हूं आप अगर मेरे सामने बैठे हुए होते तो मैं ऐसे हालात क्रिएट कर देता कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता। अब मजबूरी है कि आप अपने घर बैठे हैं और मैं अपने घर बैठा हूं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ लिख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का एहसान है हमारे ऊपर। ठीक है। बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि इधर से x माइनस होगा और इधर x प्लस होगा? इधर से x माइनस होगा और इधर x प्लस होगा, ये आपको कैसे पता चला? मैं कहता हूं बेटा हमेशा ऐसे ही तो होता है, हमेशा ऐसे ही तो होता है। इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। लेकिन बात अगर हमेशा की हो, बात अगर हमेशा की है तो हमेशा प्रोडक्ट भी तो जीरो होता है। यहां प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि इधर से कमी होती, इधर इजाफा होता, इधर से x कम होता, इधर x बढ़ता। ऐसा भी तो होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर से x माइनस हो, इधर x प्लस हो, है ना बेटा? ऐसी सूरत आती है जब, तो हम पता है क्या करते हैं? ऐसी सूरत आती है जब, तो हम पता है क्या करते हैं बेटा? डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। तो जब ही तो हेडिंग बनाई थी हमने, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बच्चों डायरेक्शन की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्शन की प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? ठीक है। डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।